नमस्कार साथियों, आज हम जेपीएससी पेपर 2 अर्थात झारखंड स्पेशल का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ प्रश्न जेपीएससी की पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं, जबकि कुछ प्रश्न परीक्षा के संभावित पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसलिए मेरी आप सभी से एक छोटी सी अपील है, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पहले स्वयं उत्तर सोचिए, फिर अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का झारखंड स्पेशल। आपका सवाल कहता है, नागवंशी राजवंश, सर कहां चला गया, नागवंशी राजवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, नागवंश का प्रथम राजा। ऑप्शन नंबर बी, नागवंश का आदि पुरुष। ऑप्शन नंबर सी, छोटानागपुर का चक्रवर्ती राजा। ऑप्शन नंबर डी, मुकुटधारी राजा। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन के लोग क्या करें, विश्लेषण करेंगे और बाद में देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। तो आप लोग कमेंट्स करके भी बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर ए की हम लोग बात करते हैं, क्या नागवंश का प्रथम राजा की बात करते हैं हम लोग। प्रथम राजा तो थे ही, नागवंश का जो प्रथम राजा तो थे ही, कौन? फनी मुकुट राय। लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में क्या बोला गया है इनको? उनका विशिष्ट नाम आदि पुरुष दर्ज है। उनका विशिष्ट नाम आदि पुरुष दर्ज है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं, नागवंश का आदि पुरुष। तो फनी मुकुट राय को नागवंश के स्थापना की 64 ईस्वी करने के कारण आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है, यानी कि आदि पुरुष भी कहा गया है और फिर मूल पुरुष भी कहा गया है। किसे? तो फनी मुकुट राय को। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को हम लोग देखते हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर सी, छोटानागपुर का चक्रवर्ती राजा, और ऑप्शन नंबर डी, मुकुटधारी राजा, ये दो क्या है? काल्पनिक मात्रा ऐसा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। फनी मुकुट राय ने अपनी प्राथमिक राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन नंबर ए, दोईसा। ऑप्शन नंबर बी, खुखरा। ऑप्शन नंबर सी, सुतियाम्बे। ऑप्शन नंबर डी, पालकोट। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण को देखते हैं। दोईसा की हम लोग बात करते हैं। राजा दुर्जन साल द्वारा बनाई गई राजधानी है। ये जो है राजा दुर्जन साल द्वारा बनाई गई राजधानी। तो यहां सवाल क्या है कि फनी मुकुट राय ने अपनी प्राथमिक राजधानी किसे बनाया था? तो राजा दुर्जन, दोईसा जो है राजा दुर्जन साल के द्वारा बनाई गई राजधानी थी। क्या? ऑप्शन नंबर ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं खुखरा को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। भीमकर्ण द्वारा स्थानांतरित राजधानी, भीमकर्ण द्वारा स्थानांतरित राजधानी, यानी कि ये भी फनी मुकुट के राय के द्वारा बनाया गया राजधानी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं हम लोग, सुतियाम्बे। ये जो है फनी मुकुट राय ने अपनी पहली राजधानी, फनी मुकुट राय ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया? सुतियाम्बे को बनाया। किसे बनाया? सुतियाम्बे को बनाया। और विशेष बात यह है कि यहां सूर्य मंदिर, और वहां सूर्य मंदिर भी बनवाया, और वहां सूर्य मंदिर भी बनवाया। किसने बनवाया? तो फनी मुकुट राय ने बनाया। तो फनी मुकुट राय ने अपनी प्राथमिक राजधानी किसे बनाया था? सुतियाम्बे को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही जवाब है। अब लोग ऑप्शन नंबर डी की भी बात कर लेते हैं, पालकोट की। पालकोट जो था फनी मुकुट राय के द्वारा बनाया गया राजधानी नहीं था, ये जो था यदुनाथ शाह द्वारा बनाई गई राजधानी था। यदुनाथ शाह द्वारा बनाई गई राजधानी। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, नागवंशी शासन व्यवस्था के संगठन में मुंडा शासन व्यवस्था का क्या योगदान रहा? ऑप्शन नंबर ए, नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर बी, नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था में बिना कोई बड़ा बदलाव किए उसे अपना लिया और आगे बढ़ाया। ऑप्शन नंबर सी, मुंडा शासन व्यवस्था को केवल कर संग्रह तक सीमित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, नागवंशियों ने केवल मुगल व्यवस्था को लागू किया। तो चलिए हम एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण को देखें। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं,
ऑप्शन नंबर 1 कहता है नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ये कथन आपका क्या है? गलत कथन है। यानी कि एक नागवंशियों शुरुआत में कोई नया कार्य प्रशासनिक यहाँ पे दबाव यहाँ पे नहीं बनाया था, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ये भी आपका गलत हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था में बिना कोई बड़ा बदलाव किए उसे अपना लिया और आगे बढ़ाया। तो क्यों बढ़ाया इसको? ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ये क्यों सही है इसको हमको जानकारी हम लोग करते हैं, प्राप्त करते हैं कि नागवंशियों ने मुंडाओं के गणतांत्रिक ढांचे यानी कि पढ़ा व्यवस्था की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? पढ़ा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। में बिना कोई बड़ी छेड़छाड़ की उसे क्या किया गया था? उसे स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं हम लोग। मुगल मुंडा शासन व्यवस्था को केवल कर संग्रह तक सीमित कर दिया गया। ये कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका गलत है? क्यों गलत है? यह नागवंशियों ने शुरुआत में कोई नया कार्य प्रशासन के यहाँ पे दबाव बनाया ही नहीं था, या संग्रह तक सीमित कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी की हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है नागवंशियों ने केवल मुगल व्यवस्था को लागू किया। ये भी क्या ऑप्शन आपका डीएसओ गलत है। क्यों गलत है? यहाँ मुगल प्रभाव बहुत बाद में, मुगल प्रभाव जो है यहाँ पर बहुत बाद में देखने को मिला, बहुत बाद में, यानी 1585 ईस्वी के आसपास। कब का? 1585 ईस्वी के आसपास ये आया था। तो अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में भूहियर किसे कहा जाता था? भूहियर के बारे में बहुत बार चर्चा की, पिछले वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं भूहियर, उसके पहले वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं भूहियर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में भूहियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नागवंशी राजकुमारों को। ऑप्शन नंबर बी मुंडा आदिवासियों के मूल निवासियों को जिन्होंने जमीन छोड़कर खेती योग्य बनाया। ऑप्शन नंबर सी मुगल कर संग्रहकर्ता को। ऑप्शन नंबर डी नागवंशी सेना के नायक को। तो चलिए हम लोग एक करके हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, नागवंशी राजकुमारों को हम लोग चर्चा में देखते हैं। नागवंशी राजकुमारों को लाल या कंवर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल या कंवर, कंवर कहा जाता था, ना कि भूहियर कहा जाता। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं हम लोग। मुंडा आदिवासियों के मूल निवासियों को जिन्होंने जमीन कोड़कर खेती योग्य बनाया। जमीन कोड़कर क्या बनाया? खेती योग्य बनाया। ये आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही जवाब? क्यों है? तो भूहियर उन उराव या मुंडा मूल निवासियों को कहा गया जिन्होंने जंगलों को काटकर क्या किया? जमीन तैयार की थी। जमीन क्या किया? जंगलों को काटकर जमीन तैयार की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। मुगल कर संग्रहकर्ता को, यानी कि मुगल कर संग्रहकर्ता को तहसीलदार या आमिल कहा जाता था। क्या कहा था? तहसीलदार या आमिल कहा जाता था। यानी यहां भूहियर नहीं कहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी की हम बात करते हैं। नागवंशी सेना के नायक को भूहियर नहीं कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? गलत है। यानी सेना नायक को सेनापति या बरकंदाज कहा जाता था। सेना नायक को सेनापति या बरकंदाज कहा जाता था, बरकंदाज कहा जाता था। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम प्रजा से लिए जाने वाले स्वैच्छिक दान या उपहार को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए मालगुजारी। ऑप्शन नंबर बी पेशकश। ऑप्शन नंबर सी मंगन। ऑप्शन नंबर डी चौथ। तो चलिए हम लोग एक करके हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण को देखो। ऑप्शन नंबर एक की बात करते हैं, बाद में लोग ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा उसको टिक आउट करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, कहता मालगुजारी की बात करता है। यह एक अनिवार्य और नियमित भूमिकर था। क्या था? यह एक अनिवार्य और नियमित भूमिकर था। नियमित भूमिकर था। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं हम लोग, पेशकश। पेशकश ये जो था मुगल बादशाहों को दिया जाने वाला वार्षिक नजराना था। यानी कि ये मुगल बादशाहों को
दिया जाने वाला वार्षिक नजराना था। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। सवाल क्या कहते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम प्रजा से लिए जाने वाले स्वैच्छिक दान उपहार को क्या कहता है, तो इसको मंगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगन कहा जाता है। तो देखते हैं मंगन क्यों कहा जाता है। शुरुआत में प्रजा जो है अपनी मर्जी से राजा को जो नजराना या दान देती थी उसे मंगन कहा जाता है। शुरुआत में अपनी मर्जी से प्रजा जो है क्या करता था, प्रजा नजराना या दान देता था, नजराना या दान देती थी। इसे क्या कहा गया, मंगन कहा गया। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही है। और चौथ की हम लोग बात करते हैं तो मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कर था, मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। ऐसे भी क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। ना कि नागवंशी शासन व्यवस्था में आम प्रजा से लिए जाने वाला स्वैच्छिक दान या उपहार को कहा जाता था। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी शासन काल में जब स्वैच्छिक दान को नियमित कर बना दिया गया तो उसे किस नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर ए भूहियरी, ऑप्शन नंबर बी मालगुजारी, ऑप्शन नंबर सी बंदोबस्ती, ऑप्शन नंबर डी टैक्स ए नागवंश। तो चलिए हम एक एक करके क्या देखेंगे, ऑप्शंस को हम लोग जानते हैं। भूहियरी के बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, भूहियरों द्वारा जोती जाने वाली जमीन को कहते हैं, यानी कि जोती जाने वाली जमीन को क्या कहेंगे, भूहियरों द्वारा। किसके द्वारा, भूहियरों द्वारा, भूहियरों द्वारा जोती जाने वाली जमीन को भूहियरी कहा गया। जोती जाने वाली जमीन को क्या कहा गया है, भूहियरी कहा गया है। ये ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, गलत है। सवाल क्या कहता है कि नागवंशी शासनकाल में जब स्वैच्छिक दान को नियमित कर यानी कि टैक्स बना दिया गया तो उसे किस नाम से जाना गया, तो भूहियरी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये भूहियरों द्वारा जोती गई जाने वाली क्या थी, जमीन थी, इसलिए क्या है, भूहियरी कहा गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं हम लोग, मालगुजारी की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे, मालगुजारी की। तो मुगलों के दबाव में, यानी कि आपका सवाल मालगुजारी कहता, मुगलों के दबाव में जब राजा को कर देना पड़ा तो राजा ने प्रजा से मंगन या दान के बजाय नियमित मालगुजारी वसूलना क्या किया, शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है, मालगुजारी आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि मुगलों के दबाव में जो था, जब राजा को कर देना पड़ा यानी कि टैक्स देना पड़ा तो राजा ने प्रजा से क्या किया, मंगन या दान के बजाय नियमित मालगुजारी वसूलना शुरू किया। इसका नाम क्या पड़ा, मालगुजारी पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी की बंदोबस्ती की बात कर लेते हैं हम लोग। जमीन के स्थायी निर्धारण पट्टे की प्रक्रिया को बंदोबस्ती किसे कहेंगे हम लोग, जमीन के अस्थाई निर्धारण या पट्टे की प्रक्रिया को, पट्टे की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बंदोबस्ती कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, टैक्स ए नागवंश की बात करते हैं। यह एक मनगढ़ंत शब्द है। टैक्स ए नागवंश क्या मनगढ़ंत शब्द है, मनगढ़ंत शब्द है, इसे कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है, गलत ही होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। नागवंशी राजाओं ने किस मुगल शासक के समय इसमें नियमित रूप से कर देना स्वीकार किया जिससे उनकी शासन व्यवस्था पर मुगल प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अकबर। तो पहले हम लोग अकबर की हुई इसके विश्लेषण को जानते हैं। 1585 ईस्वी में, कब की बात है ये, 1585 ईस्वी में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने मधुकर शाह को, अकबर के जो सेनापति थे, अकबर के सेनापति क्या नाम था उनका, शाहबाज खान। शाहबाज खान ने मधुकर शाह को क्या किया, पराजित किया। मधुकर शाह को पराजित किया। क्या क्या पराजित किया, यानी पराजित कर पहली बार मालगुजारी तय की। तो क्या क्या पराजित करके पहली बार मालगुजारी तय की। तो आपका सवाल क्या था कि नागवंशी राजाओं ने किस मुगल शासक के समय
नियमित रूप से कर देना स्वीकार किया जिससे उनकी शासन व्यवस्था पर मुगल प्रभाव पड़ा, तो अकबर है, यानी कि अकबर के शासनकाल में नियमित टैक्स जो है कर देना यहाँ पे स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, जहांगीर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इनके समय दुर्जन साल को बंदी बनाया गया था। जहांगीर के समय में दुर्जन साल को क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था, बंदी बनाया गया और कर राशि यानी कि टैक्स राशि को बढ़ाकर के 6,000 रुपया तय किया गया था। क्या किया गया था, तय किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी आपका शाहजहां, ये भी गलत है। सी और डी की बात करते हैं, शाहजहां और हम लोग औरंगजेब की बात करेंगे। इनके समय नागवंशी राजा केवल कर चुकाते रहे, यानी केवल टैक्स चुकाते रहे। शुरुआत अकबर के काल में हुई थी। शुरुआत किसी काल में हुई थी, अकबर के काल में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है, अकबर जो है आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 1615 ईस्वी में किस नागवंशी राजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा था? ऑप्शन नंबर ए फनी मुकुट राय, ऑप्शन नंबर बी दुर्जन साल, ऑप्शन नंबर सी प्रताप राय, ऑप्शन नंबर डी भीमकर्ण। तो ये जो सवाल जो है हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, उसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग ये सवाल को हम लोग देखे हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। चलिए हम ही बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी दुर्जन साल। कौन है, दुर्जन साल। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये 12 साल के लिए कैद में रखा गया। चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को देखते हैं, दुर्जन साल के विश्लेषण को देखते हैं क्यों सही है। जहांगीर के इब्राहिम खान ने, कौन, इब्राहिम खान ने 1615 ईस्वी में, जो कि वहां पे लिखा हुआ है प्रश्न में भी, 1615 ईस्वी में दुर्जन साल को क्या किया, बंदी बनाया। दुर्जन साल को बंदी बनाया और कितने वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए ग्वालियर किले में रखा। कहां रखा, ग्वालियर किले में रखा। ऑप्शन नंबर 1 विश्लेषण को देख लेते हैं हम लोग। फनी मुकुट राय की बात करते हैं। प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय कौन, प्रथम नागवंशी राजा, प्रथम शताब्दी ईस्वी की बात कर, हम लोग प्रथम शताब्दी ईस्वी की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रताप राय की हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी चुटिया स्थानांतरित की। इन्होंने अपनी राजधानी जो है चुटिया स्थानांतरित की। भीमकर्ण की बात कर लेते हैं हम लोग। अब कर्ण उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा, कर्ण उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। राजा दुर्जन साल को जहांगीर ने ग्वालियर किले से क्यों रिहा किया था? राजा दुर्जन साल को जहांगीर ने ग्वालियर किले से क्यों रिहा किया था? ऑप्शन नंबर ए भारी मालगुजारी देने के कारण, ऑप्शन नंबर बी हीरे की परख यानी कि हीरो की पहचान करने की कुशलता के कारण, ऑप्शन नंबर सी मुगल सेना में शामिल होने की शर्त पर, ऑप्शन नंबर डी मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीरे की परख यानी कि हीरो की पहचान करने की कुशलता के कारण राजा दुर्जन साल को जहांगीर ने ग्वालियर किले से क्या किया था, रिहा कर दिया था। यानी दुर्जन साल जो है हीरो के विशेषज्ञ थे। दुर्जन साल कौन थे, ये जो थे दुर्जन साल हीरो के विशेषज्ञ थे। हम डायमंड की बात कर भाई लोग, हीरो हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं, हीरो के विशेषज्ञ थे। 2 हीरो की सत्यता सिद्ध करने पर जहांगीर ने प्रसन्न होकर उन्हें क्या किया था, शाह की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि, शाह की उपाधि दी और उन्हें रिहा कर दिया। किन्होंने, जहांगीर ने। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले विश्लेषण को देख लेते हैं अन्य विकल्प की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भारी मालगुजारी देने के कारण की बात करते हैं। रिहाई के बाद उन्होंने 6,000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया। 6,000 रुपया वार्षिक कर जो है देना स्वीकार किया। लेकिन रिहाई की मुख्य वजह क्या थी, हीरे की परख थी। क्या थी, हीरे की परख थी। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं और डी दोनों एक साथ।
मुगल सेना में शामिल होने की शर्त पर मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ये दोनों शर्त नहीं थी। ये रिहाई के शर्तें नहीं थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। दुर्जन साल ने रिहा होने के बाद नागवंश की राजधानी सुतियांबे या खुखरा से बदलकर कहां स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए पालकोट, ऑप्शन नंबर बी दोईसा यानी कि दोईसागढ़, ऑप्शन नंबर सी रातू, ऑप्शन नंबर डी रामगढ़। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दोईसा या दोईसागढ़। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्जन साल यानी सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि दुर्जन साल ने राजधानी जो है कहां बनाई? दोईसा बनाई। कहां बनाई? दोईसा बनाई। और यहां नवरत्नगढ़ महल का निर्माण किया। और यहां पे क्या किया? नवरत्नगढ़ महल का निर्माण करवाया। बाकी अन्य विकल्प की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक की बात करते हैं, पालकोट की बात करते हैं, यदुनाथ शाह, इसके हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। ये क्या है? यदुनाथ शाह द्वारा निर्मित राजधानी, निर्मित राजधानी। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं हम लोग, रातू की हम लोग बात करते हैं। ये जो क्या है? उदयनाथ शाह द्वारा था। किसके द्वारा? उदयनाथ शाहदे द्वारा निर्मित अंतिम राजधानी, निर्मित अंतिम राजधानी, यानी रातूगढ़ के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रातूगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, रामगढ़ की बात करते हैं हम लोग। तो रामगढ़ राज्य बागदेव सिंह की राजधानी थी। रामगढ़ जो है, रामगढ़ राज्य लिखते हैं, रामगढ़ राज्य। ये क्या है? बागदेव सिंह, बागदेव सिंह की राजधानी थी। बागदेव सिंह की राजधानी थी, नागवंश की नहीं, नागवंश की नहीं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। अगला सवाल आपका कहता है, नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा या पट्टी के प्रधान को क्या स्थान दिया गया? ऑप्शन नंबर ए भूहियर, ऑप्शन नंबर बी भूहरी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी मानकी या भूहियर, ऑप्शन नंबर डी दीवान। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मानकी या भूहियर। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। मुंडा व्यवस्था के मानकी को ही नागवंशी व्यवस्था में आगे चलकर हम लोग बोल सकते हैं कि मुंडा व्यवस्था के मानकी को ही, मानकी को ही नागवंशी व्यवस्था में आगे चलकर भूहियर या मध्यस्थ अधिकारी का दर्जा दिया गया। मध्यस्थ अधिकारी का दर्जा दिया गया। बाकी अन्य विकल्प की हम लोग बात करते हैं, भूहियर की हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक, यह जो था आम मूल निवासी किसानों का है, ये आम निवासी किसानों को कहा जाता था, किसानों को कहा जाता था। भुयरी मुंडा की बात करते हैं हम लोग। भुयरी मुंडा एक गांव स्तर का धार्मिक या प्रशासनिक प्रमुख होता था। गांव स्तर का धार्मिक या प्रशासनिक प्रमुख होता था। प्रमुख होता था। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, दीवान की हम लोग बात कर लेते हैं। ये राजा का सर्वोच्च राज्य स्तरीय प्रशासनिक प्रमुख होता था। ये जो है राजा का सर्वोच्च राज्य स्तरीय प्रशासनिक प्रमुख होता था। प्रमुख होता था। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं।
नागवंशी शासन व्यवस्था में, नागवंशी शासन व्यवस्था में राज्य के लिए आंतरिक प्रशासन और कर संग्रह के लिए सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन नंबर ए पांडे, ऑप्शन नंबर बी दीवान, ऑप्शन नंबर सी कोतवाल, ऑप्शन नंबर डी लाल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दीवान होता था। यानी कि नागवंशी शासन व्यवस्था में राज्य के आंतरिक प्रशासन और कर संग्रह के लिए सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो दीवान होता था। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं, दीवान आखिर क्यों होता था। दीवान जो है राजा का, सॉरी, दीवान जो है राज्य का, कहां का? राज्य का, यानी कि राजा का, दीवान जो है राजा का क्या है? मुख्य परामर्शदाता, मुख्य परामर्शदाता, वित्त मंत्री और सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बाकी हम लोग अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पांडे की बात करते हैं, ये दस्तावेज और हिसाब किताब रखने वाला कागजी अधिकारी। ये क्या है? दस्तावेज और हिसाब किताब रखने वाला कागजी अधिकारी, कागजी अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, कोतवाल की हम लोग बात कर रहे थे, ये नगर या किले का सुरक्षा अधिकारी, नगर या किले का सुरक्षा अधिकारी, अधिकारी। इसे पुलिस प्रमुख भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुलिस प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, लाल की बात करते हैं हम लोग, तो राजा के छोटे भाई और नजदीकी राजकुमारों को दी जाने वाली पदवी था। यानी कि राजा के छोटे भाई या छोटे भाइयों या नजदीकी राजकुमारों को दी जाने वाली पदवी, उसे क्या कहा जाता था? लाल कहा जाता था। अगले सवाल की ओर चलिए। नागवंशी शासन व्यवस्था पर, नागवंशी शासन व्यवस्था पर अंग्रेजों के आगमन के बाद कौन सा प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए नागवंशी शासन व्यवस्था को अंग्रेजों ने अस्थायी बना दिया। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी बंदोबस्त, यानी 1793 के बाद नागवंशी राजा मात्र जमींदार बनकर रह गए। ऑप्शन नंबर सी नागवंशियों की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी मुंडा और नागवंशी व्यवस्था को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही जवाब है। अस्थायी बंदोबस्त के बाद नागवंशी राजा मात्र जमींदार बनकर रह गए। आपका सवाल क्या कह रहा था कि नागवंशी शासन व्यवस्था पर अंग्रेजों के आगमन के बाद कौन सा प्रभाव पड़ा? तो अस्थायी बंदोबस्त के बाद नागवंशी राजा मात्र जमींदार बनकर के रह गए। तो क्यों बन गए? तो इसके विश्लेषण को लोग देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी स्थायी बंदोबस्त लाने वाला व्यक्ति कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। नागवंशी राजाओं के प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार छीन लिए थे। क्या क्या? प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार को क्या किया गया? छीन लिया गया। और वे केवल कर वसूलने, वे केवल क्या करने लगे? कर वसूलने वाले, कर वसूलने वाले जमींदार बन गए। क्या बन गए? जमींदार बन गए। ए सी और डी की हम बात करें, नागवंशी शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने स्थायी बना दिया और नागवंशियों की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई और मुंडा और नागवंशी व्यवस्था को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया गया। ये सब क्या है? ये सब कथन गलत है। क्यों है कि अंग्रेजों ने इसे पारंपरिक व्यवस्था को, यहाँ पे पारंपरिक व्यवस्था को क्या किया था? कमजोर कर दिया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस नागवंशी शासक ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात की हम लोग। ऑप्शन नंबर ए फनी मुकुट राय, ऑप्शन नंबर बी भीमकर्ण, ऑप्शन नंबर सी शिवदास कर्ण, ऑप्शन नंबर डी प्रताप कर्ण। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसके जवाब को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए।
ऑप्शन नंबर बी भीमकर्ण, ऑप्शन नंबर बी भीमकर्ण। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। भीमकर्ण ने कलचुरी राजवंश के राजाओं से प्रभावित हो, किससे? कलचुरी राजवंश के राजाओं से। कलचुरी राजवंश के राजाओं से क्या करके? प्रभावित होकर, प्रभावित होकर राय की जगह, किसकी जगह पर? राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? कर्ण की उपाधि धारण की। हम लोग बात करते हैं अन्य विकल्प की, हम लोग चर्चा करते हैं। फनी मुकुट राय की बात कर लेते हैं। इन्होंने राय की उपाधि का प्रयोग किया था, इन्होंने राय की उपाधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी और डी की बात करते हैं तो शिवदास कर्ण प्रताप कर्ण के बाद के नागवंशी राजा, ये दोनों जो है बाद के क्या है? नागवंशी राजा थे। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। भीमकर्ण के समय, किसके समय? भीमकर्ण के समय नागवंश की राजधानी कहां स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सुतियांबे, ऑप्शन नंबर बी खुखरा, ऑप्शन नंबर सी दोईसा, ऑप्शन नंबर डी पालकोट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कहां? खुखरा। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। भीमकर्ण ने सरगुजा के हयवंशी राजाओं, किसके? लिखते हैं इसको, भीमकर्ण ने, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? भीमकर्ण ने सरगुजा के, सरगुजा के हयवंशी, है अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, हयवंशी राजाओं और तुर्क आक्रमणों के डर से, किसके? तुर्क आक्रमणों के डर से राजधानी कहां से? राजधानी सुतियांबे से खुखरा बदली। कहां? खुखरा बदली। बाकी अन्य विकल्प की हम बात करते हैं, सुतियांबे की हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ये फनी मुकुट राय की राजधानी थी, किसकी? फनी मुकुट राय की राजधानी थी, राजधानी थी। दोईसा की बात कर लेते हैं। दुर्जन साल की राजधानी थी, दोईसा जो है वो दुर्जन साल की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी पालकोट की बात कर लेते हैं हम लोग। यदुनाथ शाह की राजधानी थी, बहुत बार चर्चा कर रहे हैं हम लोग इनकी, यदुनाथ शाह की राजधानी थी, यदुनाथ शाह की राजधानी थी। तो आज बस इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।